टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का एक अगला टेस्ट सीरीज है। ये क्लास 6 to 8 के लिए है, यानी कि 6 to 8 के लिए ये हमारा टेस्ट सीरीज है और ये 10वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले और भी टेस्ट सीरीज के वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि ये जो आदि ग्रंथ है यानी कि ये सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। और इसके विषय में और भी बातें हैं कि ये आदि ग्रंथ है गुरु नानक देव और सूफी संत जैसे कि बाबा फरीद के वचनों का एक तरीके से संकलन है। और इसकी रचना सिखों के 5वें गुरु यानी कि अर्जुन देव ने किया था। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ से बताना है कि कौन सा इसमें स्तूप जो होगा यानी कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के समान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। इसका सही जवाब यानी कि सांची का स्तूप का निर्माण जो है कि अशोक ने कराया था। और ये हम जानते हैं कि भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर एक रायसेन ज़िले में सांची जो है कि एक जगह था। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र भी माना जाता है। तो इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना जो किया था यानी कि कुमार गुप्त ने किया था 436 ईस्वी में। और इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। जबकि अगर प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत का प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। जबकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है यानी कि 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चला है यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम इसका आंसर होगा। और 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। और यहाँ से देखते हैं 75वां प्रश्न है कि 326 ईसा पूर्व में यानी कि भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था। किस नदी को सबसे पहले सिकंदर ने पार किया था, आप देख सकते हैं यानी कि सिंधु नदी को पार किया था। और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है कि एक इसमें जो सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण जो भारत में युद्ध हुआ था यानी कि राजा पोरस के साथ हुआ था और झेलम नदी के तट पर हुआ था। जबकि उसी क्रम में सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। और यहाँ से अगला प्रश्न आप देखते हैं कि जिस सहायक संधि के द्वारा सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा जो है कि प्रतिपादित की गई थी। यानी कि सहायक संधि के बारे में पूछा है। यानी कि सहायक संधि आप जानते होंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको ये प्रतिपादन किया था। और इसका जो शासनकाल रहा था भारत में यानी कि 1798 से 1805 तक रहा था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है कि लॉर्ड वेलेस्ली। और इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ से कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ये अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था और 1939 ईस्वी में। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि सही जवाब इसका है यानी कि WC बनर्जी इसके लिए राइट आंसर हैं। और ये जो है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए सबसे पहले चुनाव लड़े थे। और नेक्स्ट है कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था। कर्नाटक का जो ये मैसूर पैलेस था वो जो है कि वाडियार राजवंश का एक जो है कि आधिकारिक निवास हुआ करता था। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। ये सभी प्रश्न जो है कि रिपीटेड हो चले हैं कई बार। देखिए, वर्साय की संधि इसके लिए सही जवाब है। वर्साय की संधि को हिटलर ने कहा था कि ये राजमार्ग की डकैती है। 28 जून और 1919 को जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई थी और इसके द्वारा जर्मनी को पूरी तरह से अपमानित किया गया था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये संधि हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अमेरिकी, यहाँ से देख सकते हैं आपकी अगला प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। न्यू डील ये किसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब है यानी कि रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट ने इसे लागू किया था। और यहाँ से अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में
ये देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, आप ऑप्शन को देखिए। तो उसमें देखिए एक जगह मीडिया है कि यानी कि आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी, तो ये ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। बाकी की जो कथन है राजा राम मोहन राय के संबंध में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है यानी कि 1909 में महात्मा गांधी ने जो पुस्तक लिखी थी यानी कि हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज एक तरीके से महात्मा गांधी की ये आत्मकथा भी हैं जो गुजराती भाषा में लिखा था महात्मा गांधी ने। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि कौन सा मुग़ल सम्राट जो स्मारक हैं उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया है। तो इसका सही जवाब यानी कि ताजमहल होगा। और ताजमहल का जो डिज़ाइन है ये उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या हो सकता है देख लीजिए आप। तो सही जवाब इसका है यानी कि लॉर्ड रिपन से इसका संबंध है। और लॉर्ड रिपन के समय में चर्चित जो ये इल्बर्ट बिल ये प्रस्तुत किया गया था और अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया था इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था। अल हिलाल ये प्रकाशन जो किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें जो है कि अल हिलाल का प्रकाशन किया गया था यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अब देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और इसका पहला ऑप्शन सही है यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये अगला प्रश्न है जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। देख सकते हैं यहाँ पे विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही जवाब है यानी कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। और ये बाद में जो है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था यानी कि 1921 में शांति निकेतन की स्थापना शांति निकेतन में यानी कि विश्व भारती का स्थापना किया था उन्होंने। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था, 1510 ईस्वी में, इसका सही जवाब होगा। और यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है। तो देखिए इसमें जो वंदे मातरम हिस्सा है यानी कि आनंद मठ का, ये आनंद मठ जैसे उपन्यास का हिस्सा है। और सबसे पहले जो है कि इसे राष्ट्रीय गीत यानी कि जो वंदे मातरम है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और राष्ट्रगीत को सबसे पहले 1896 में गाया गया था कोलकाता में। तो सही जवाब इसका आनंद मठ होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने ये बताना है कि कहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि मुंबई इसका सही जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। एशियाई शेरों का आवास इसमें से कौन है, तो इसमें सही जवाब यानी कि गिर होगा यानी कि जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है ये एशियाई शेरों का आवास है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो सिसिली जो है इसका सही जवाब होगा। और सिसिली द्वीप जो है ये इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है और सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देख लीजिए 93 नंबर प्रश्न है ये कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये बताना है कि किस खाड़ी से निकलती हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और गल्फ खाड़ी जो है कि ये मैक्सिको की खाड़ी से, जो गल्फ स्ट्रीम है ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम जो है कि ये ये जो है कि एक प्रकार की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इसमें से जो है कि कौन बंदरगाह है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि टूटिकोरिन जो है ये हल्दिया और ये फिर पारादीप, ये सभी बंदरगाह जो है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। और देखिए यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी
रैट होल माइनिंग की जाती है। रैट होल माइनिंग यहाँ पे लिखा है, रैट होल माइनिंग की जाती हैं। तो ये किस भारतीय राज्य में की जाती हैं? तो इसका सही जवाब है यानी कि मेघालय राज्य में। क्योंकि मेघालय राज्य में जो अभी भी अधिकांश जो जनजातियां हैं, ये जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का जो स्वामित्व वो व्यक्तिगत स्तर पे समुदायों को प्राप्त हैं। और मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल जो है कि निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पे ये रैट होल माइनिंग की जाती है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये अगला प्रश्न है कि तेंदू और ये अमलतास जो हैं, ये बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? अगला प्रश्न है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो उपयुक्त जो पेड़ हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वनों में ऐसे वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और यहाँ से देखते हैं यानी कि 97 यहाँ से अब प्रश्न होगा कि इसका देखिए प्रश्न है कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहाँ नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। उस जो है कि जल प्रणाली का यानी कि जल निकासी पैटर्न का नाम क्या हो सकता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है कि वृक्ष के समान जल निकासी पैटर्न होता है या फिर और भी ऑप्शन है। और इसका सही जवाब है यानी कि अरीय जल पैटर्न उसे कहते हैं। और इसके द्वारा नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, इसका सही जवाब यानी कि है ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका सही जवाब यानी कि जो K2 है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यानी कि भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी गार्डविन ऑस्टिन जो है ये K2 पर्वत पर अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता इसमें से कौन नहीं है? तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो पर्यावरणीय चिंता कौन नहीं है, तो ये इसमें जो दिया है ऑप्शन में यानी कि ओजोन परत का बढ़ना, ये पर्यावरणीय चिंता नहीं है। जानते हैं कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसको अवशोषित करने का काम करती हैं और एक तरीके से पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच भी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि गुजरात में स्थित प्रसिद्ध है पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? गुजरात में जो स्थित है पेट्रोलियम साइट है उसका नाम जो है कि अंकलेश्वर है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी है। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? 110वां प्रश्न है और 101वां प्रश्न है, सॉरी। तो काली मिट्टी जो है कि दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती हैं और काली मिट्टी जो है ये मैग्मा और लावा से निर्मित होती हैं और इसे हम काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। और जबकि काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। आप ये जानते होंगे कि काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं, यानी कि रेगुर। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से 102 यानी कि 102वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो एक तरीके से जो क्षेत्र है यानी कि सिलचर से पोरबंदर तक ये जो है कि है ईस्ट और वेस्ट की जो कॉरिडोर बनाया गया है। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस परियोजना की जो कुल लंबाई है वो 7200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? आग्नेय सेल इसमें से कौन नहीं है? डोलोमाइट इसका सही जवाब होगा कि ये जो है कि आग्नेय सेल नहीं है। और डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है। तो इस तरीके से यहाँ से 100 जो है कि 104 यानी कि जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि भारत में वायु जो अधिनियम है कब लागू हुआ था? यानी कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो अधिनियम लगाया गया था वो कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा यानी कि 1981 में इसे लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ई होगा। और यहाँ से अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं कि कौन सी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं? ये अगला प्रश्न है, 105वां प्रश्न है कि इसमें से कौन नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती हैं? तो पनामा नहर इसके लिए सही जवाब होगा, और जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कर्नाटक की एक पहाड़ी है जो कि ये सही नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं
और नीलगिरी की पहाड़ी क्या है, तो एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यानी कि जो ये डोडा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। तो इस तरीके से यहाँ से हम 107वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बारी दोआब, ये बताना है कि उसके बीच का क्षेत्र कौन सा है। तो बारी दोआब जो है वो ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र होता है। तो हम जानते हैं कि दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि होता है उसे हम दोआब कहते हैं। और इस तरीके से इसमें सही जवाब क्या हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा लगती है। तो इसमें देख लीजिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी जो है राज्यों की सीमाएं हैं वो बांग्लादेश के साथ लगती हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और 110वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है। सुनामी का कारण कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मृदा अपरदन इसमें जो दिया हुआ है, यानी कि मृदा अपरदन का दूर दूर तक सुनामी से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि जो भूकंप हैं और समुद्र के अंदर जो भूस्खलन होता है ये सभी सुनामी के लिए उपयुक्त कारण होते हैं। 111वां प्रश्न है कि भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि जो BPL परिवार हैं उसको LPG सिलेंडर वितरित किया गया था। 111वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि उज्ज्वला योजना। आपको याद होगा कि इसके अंतर्गत BPL परिवारों को गैस सिलेंडर दिया गया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न 112वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। ये कौन सा उद्योग है, यानी कि सही जवाब इसका है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों में जो है कि जो इसमें प्रोडक्शन जो होता है वो घरों में ही होता है। और कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर पे ही किया जाता है और इसके लिए किसी कारखाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि NSE जो है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब यानी कि मुंबई में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1992 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 114वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। 114वां प्रश्न है और ये जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती हैं उसमें ये उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। और पूंजीवादी क्या है, तो एक आर्थिक व्यवस्था है जिस व्यवस्था में सरकार की जो बाज़ार को नियंत्रित करने की कोई खास सक्रिय भूमिका इसमें नहीं होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये कई बार आपको मिला होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का समन्वय किया गया है। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना से है, बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है कि PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इस पर आधारित थी, जबकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सी इसके लिए सही जवाब है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि 117वां प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों के सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2017 में नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था। ये अगला प्रश्न है, 117वां प्रश्न है। आप यहाँ से ऑप्शन भी देख सकते हैं और इसका सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन ए है, यानी कि MM पुंछी जो है कि उस आयोग के प्रमुख थे। तो नेक्स्ट यहाँ से 118वां प्रश्न होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 118वां प्रश्न है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि जो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में की गई थी और इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए ये जो है कि काम करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1982 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और 119वां प्रश्न है कि नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। नोट छापने के लिए यानी कि नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है कि एक जो सिस्टम अपनाता है उसका नाम है यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया जाता है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि IBRD और IDA ये किसके अंग हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है कि विश्व बैंक के दोनों ही अंग हैं, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि भारत में अधिकांश क्रोमाइट जो हैं वो भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं। क्रोमाइट के भंडार भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो सही जवाब है यानी कि उड़ीसा में पाया जाता है। और
इससे संबंधित और भी बातें हैं कि भारत का जो लगभग 90% क्रोमाइट है वो उड़ीसा में ही पाया जाता है। तो इस तरीके से 122वां प्रश्न है कि ये बताना है कि कौन सी कृषि को औद्योगिक कृषि भी कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिएगा, गहन जो कृषि होती हैं उसे औद्योगिक कृषि के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यह कम प्रति यानी कि अनुपात और पूंजी और श्रम जैसे इनपुट के उच्च आयोग और प्रति इकाई भूमि में जो क्षेत्र होता है उसके उच्च फसल पैदावार में ये जो है कि इसकी विशेषताएँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से और गहन कृषि जो है कि उन क्षेत्रों में होती हैं जहाँ कृषि भूमि की उपलब्धता जो है कि काफ़ी कम होती है और जनसंख्या का दबाव उस पर ज़्यादा होता है, यानी किस तरीके से ऑप्शन सी है। और द जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, द जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि जो किन्स हैं यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है आप देख सकते हैं, और यहाँ इसका मतलब होता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये नेक्सेज का पूरा नाम होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। 125वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है। तो इसमें देखिएगा प्रति किसान जो है कितना रुपया दिया जाता है, यानी कि 2000 रुपये जो है, यानी कि 3 किस्तों में, यानी कि 6000 रुपये कुल जो है कि दी जाती हैं, 3 किस्तों में दी जाती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो सी डी देशमुख जो हैं, इसका सही जवाब होगा। और 127वां प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका मुख्य बिंदु था कि कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना भी उसका मुख्य मकसद था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कि 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना कब हुई थी। SBI की जो स्थापना हुई थी, यानी कि ये 1806 में इसकी स्थापना की गई थी। और SBI का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। तो इस तरीके से 1806 इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पे 129वां प्रश्न है जो साफ नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ, इसका आप ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे भरना है तो से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, यानी कि इसमें बताना है कि किस में दिया गया था। तो इसका सही जवाब यानी कि हस्तशिल्प होगा इसका सही जवाब। यानी कि आप इस तरीके से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता दी गई थी। तो इसका सही जवाब है, यानी कि ये पहली बार ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो यानी कि जो समय था यानी कि 1985 से 90 के बीच था, यानी कि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब होगा। जबकि अंबेडकर के विषय में जानते हैं कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं। 132वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। कौन जो है कि यानी कि जो मंत्री का पद है वो कैबिनेट के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिएगा इसमें जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में शामिल होते हैं, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो देखिए इसमें जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ से 133वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं, यानी कि किस संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ये जो है कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें इसको प्रमुख हिस्से के रूप में से रखा गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं।
किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? आप देख सकते हैं ऑप्शन है, और मेघालय राज्य में जो है कि लोकसभा की एक से अधिक सीट हैं, यानी कि मेघालय में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि लोकसभा में कुल जो सीटें हैं 545 हैं। और देखिएगा बहुत से जगहों पे लोकसभा का सिर्फ एक ही सीट पाया जाता है। देखिए जैसे एक ही सीट रखा गया है, इस ऐसे राज्य जो हैं देख सकते हैं मिजोरम है, नागालैंड है और सिक्किम है। और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में लोकसभा में सिर्फ एक सीट है, जबकि मेघालय में 2 सीटें हैं। और दो लोकसभा सीट वाले राज्य हैं जिसमें मेघालय भी हैं, अरुणाचल प्रदेश और गोवा है, मणिपुर और त्रिपुरा भी हैं जिसमें 2 लोकसभा की सीटें पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब है मेघालय। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो इसका सही जवाब है यानी कि जो सोवियत संघ रूस था उस समय, यानी कि वहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान लिया गया था भारत में। 1973 में जो केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, देखिएगा ये काफ़ी फेमस है, इससे काफ़ी प्रश्न ये राज्यसभा में पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं कि 1973 में जो केशवानंद भारती केस जो हुआ था उसमें मुख्य रूप से यही सवाल उठाया गया था कि प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। तो इस तरीके से सही जवाब है इसका कि इसमें यह निर्णय लिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो ये वाद हुआ था, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और अतः विधायिका इसमें संशोधन कर सकती हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन भी है। और नेक्स्ट है कि एकात्मक राज्यों में बताना है कि सरकार सभी सरकारी कार्य करती हैं। कौन सी सरकारें? यानी कि जो केंद्र सरकारें होती हैं वो सभी कार्य करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? सबसे पहले यानी कि कम्युनिस्ट सरकार जो बनी थी वो केरला में बनी थी। और उस समय जो हम देख सकते हैं कि 1957 में द्वितीय जो आम चुनाव हुआ था केरल राज्य में, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है केएम जो है MS जो ये नबुंद्रीपाद जो हैं ये मुख्यमंत्री बने थे वहाँ पे। जबकि भारत में जो गैर कांग्रेसी सरकार, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ये केरल राज्य में ही बनी थी। यानी कि इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 20वां प्रश्न है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। यानी कि भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद जो है कि इस प्रश्न के अनुसार सही होगा? तो 161 से 167 से 212 जो हैं अनुच्छेद ये राज्य विधानमंडल के घटक से संबंधित हैं। और 141वां प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय मंत्री की शपथ से संबंधित प्रावधान जो है कि किस अनुसूची में किए गए हैं? तो ये 3री अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था, सबसे ज़्यादा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि जो संयुक्त प्रांत था यानी कि उसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था भारत में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संयुक्त प्रांत से जो है कि कुल जो है कि 55 सदस्य चुने गए थे, जबकि मद्रास से 21 थे, पश्चिम बंगाल से 19 थे और ऐसे ही अन्य राज्यों का भी था। नेक्स्ट है कि 143वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज्य द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा, यानी कि भारत में? तो 1858 में ये प्रावधान हुआ था और उसमें जो है कि महारानी विक्टोरिया ने ये घोषणा किया था। और उसके बाद से जो है कि भारत में शासन जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ और केंद्र सरकारों के खातों से के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? 144वां प्रश्न है और सही जवाब है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा ये काम ऐसा किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 145वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इसमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो इसमें सही जवाब है कि इसमें जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति को सूचित करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है, प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के सबसे पहले जो स्पीकर थे, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, यानी कि जीबी मालवणकर इसके सही जवाब हैं। और 148वां प्रश्न है कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून
संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है और इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि उसे यानी कि न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 149वां प्रश्न कि गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को यानी कि विस्तारित किया है? 149वां प्रश्न है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा ये जो है कि शक्तियों को विस्तारित किया गया है। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कौन कौन से शामिल होते हैं आप देख सकते हैं। जो बीएसएफ होता है यानी कि जो सीमा सुरक्षा बल हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि जो सीआरपीएफ हैं, और जो सीआईएसएफ होता है, और आईटीबीपी के जो जवान होते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, और असम राइफल, ये सभी जो हैं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो ये हमारा जो है कि 10वां टेस्ट सीरीज था सामाजिक विज्ञान के लिए यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए। इसके बाद और भी कुछ टेस्ट सीरीज बाकी लग रहे हैं जिसका वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड होने वाला है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।